हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। देखो, जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि कल 4 तारीख थी, तो उसका जो कोर्ट केस चल रहा था, तो उसकी फाइनल हियरिंग थी। लेकिन उसका फाइनल जजमेंट अभी तक नहीं आया है, मतलब जजमेंट की जो कॉपी है ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक भी अपलोड नहीं की गई है। लेकिन कल के केस को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि जो डिसीजन है वो 10th के फेवर में जाने वाला है। ठीक है, अगर 10th के फेवर में डिसीजन जाएगा तो एग्जाम यानी जो 17 फरवरी से निर्धारित थे, ठीक, तो 17 फरवरी से शायद ना हो या बाद में हो, दिसंबर में हो, पर लेकिन जल्दी ही एग्जाम हो जाएगा हमारा ग्रुप डी का। तो इसलिए आप भी अपनी तैयारी में कोई लापरवाही नहीं बरतिएगा और अपनी तैयारी को भी बनाकर रखिए। ठीक है, कभी ऐसा ना हो कि एग्जाम आ जाए और आपकी तैयारी भी नहीं हो, और क्या फायदा फिर। ठीक है, तो इसलिए अपनी तैयारी को भी करते रहना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये देखना है कि केस चल रहा है, पहले केस का डिसीजन आने दो। हालांकि अब आने ही वाला है डिसीजन, जो भी होने वाला है, और 10th के फेवर में ही जा सकता है डिसीजन, कल की हियरिंग देखते हुए। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं, हमने ग्रुप डी की जो मैथ की सीरीज स्टार्ट कर दी है। ये क्लास क्या है, 1। ठीक, तो क्लास 1 है और ये जब तक जारी रहेगी जब तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो जाता। और देखो, कोई बड़ी बात नहीं है ग्रुप डी का एग्जाम क्रैक करना। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैथ आता है कुछ। ठीक, तो सिंपल सा मैथ आता है, इतनी बड़ी बात नहीं है, आप आराम से क्लियर कर ले जाओगे। और वैकेंसी भी मतलब औरों से तो ज्यादा ही रहती है, ऐसा नहीं कि एनटीपीसी की तरह। ठीक, वैकेंसी बहुत कम रहती है, हालांकि पिछली बार से तो बहुत कम है। ठीक, जब तो 1 लाख के समथिंग थे, अब तो कुल 32,000 है। लेकिन अगर आप इसमें भी नंबर नहीं ला सकते तो फिर मुश्किल ही आपका कहीं नंबर आएगा। तो देखो, जैसे मैं आपको बता दूं, चलो थोड़ा सा आपको मैं कुछ बता ही देता हूँ। तो जैसे आपको पता होगा 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 में से जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो 25 आते हैं। ठीक, और जो रीजनिंग के आते हैं वो 30 आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के 20 आते हैं, मतलब करंट अफेयर का भी अच्छा खासा वेटेज है। और जो हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं जीएस के। तो आप देख सकते हैं, मतलब मैथ का कितना वेटेज है, 25 क्वेश्चन का। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैथ और रीजनिंग इन दोनों में मिलाकर, ठीक, ये आपका बैठ गया लगभग 55 नंबर के आसपास का, यानी 55 नंबर का ही बैठ गया। तो 55 में से आपके 50 प्लस तो आने ही चाहिए, तभी आप सिलेक्शन तक पहुंचोगे। ठीक है, क्योंकि इस बार कंपटीशन ऐसा नहीं है कि पिछली बार की तरह कि 60-70 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं दावे से कह सकता हूं अब की बार ग्रुप डी की भी कट ऑफ हाई ही जाएगी। ठीक, जैसा अदर एग्जामों की जा रही है, क्योंकि कंपटीशन पीक लेवल पर है अपने। ठीक, तो हर कोई चाहता है कि सबसे पहले एक नौकरी मिल जाए। अगर वो एसएससी सीजीएल या एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहा है कोई, ठीक, तो वो भी यही चाहता है कि मुझे अगर ग्रुप डी की भी मिल गई तो पहले एक जॉब तो मिल जाएगी मुझे, फिर उसके बाद मैं तैयारी करता रहूंगा अपनी। तो इसलिए हर कोई फॉर्म भर देता है, चाहे वो कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपका कंपटीशन सिर्फ उन्हीं से है जो स्पेशल ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक, आपका कंपटीशन जो एसएस सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो एनटीपीसी की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से है। ठीक है, तो अब करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, आपको क्लास लेने का मतलब तभी है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को खुद सोल्व करना है, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है। ये प्रैक्टिस सेट है, ऐसा नहीं कि मैं इसमें खाली मतलब जहां नीड होगी कंसेप्ट की कंसेप्ट भी बता दूंगा। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं कि आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया होगा, तभी आप प्रैक्टिस सेट की क्लास देख सकते हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। और मॉक भी आप लगाते रहो। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख गया होगा स्क्रीन पर, तो इसमें बोला है कि एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव धारा के विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर जाने में लिया गया समय क्या है। देखो, बेहतरीन क्वेश्चन। देखो, नाव की जो स्पीड है वो 13 है, धारा की स्पीड है 4। ठीक है, ये कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में, आपको पता ही होगा, और जब यानी कि अगर धारा यानी कि जो पानी का बहाव है इस तरफ बह रहा है और नाव भी इस तरफ जा रही है, तो जो उनकी स्पीड हो जाएगी वो जुड़ जाएगी धारा की और नाव की स्पीड। अगर हम विपरीत, अगर नाव इस तरफ जा रही है धारा के विपरीत, तब जो इसकी स्पीड होगी वो क्या होगी, यानी कि इसमें से जो नाव की स्पीड है उसमें से धारा की स्पीड क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। तो 13 में से 4 जाएगा 9, तो ये होगी इसकी स्पीड 9। ठीक, ये समय पूछ रहा है, डिस्टेंस दे दिए 63, डिस्टेंस दे दिए 63 और समय पूछा टाइम, यही होता है ना। यानी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये। ठीक, यानी स्पीड 9 है, डिस्टेंस 63 है। ठीक, टाइम हमें निकालना टी, तो 9 सत्ते 63, टी इधर जाएगा तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, यानी कि 7 आवर।
तो ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, आपको कहीं भी डरना नहीं है, ठीक। हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मेरा मतलब भी यही रहता है कि हर एक एस्पिरेंट जो कितना ही कमजोर है मैथ में, उसके भी समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अच्छा है मैथ में मतलब पढ़ने में उसके ही समझ में आए, नहीं, सबके आना चाहिए। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेरे नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, एक बार खुद करके देखिए इसे। इसमें कह रहा है कि राखी अपनी बेटी शिखा से 20 साल बड़ी है, 6 साल बाद राखी की उम्र शिखा से दोगुनी हो जाएगी, इसलिए राखी की वर्तमान आयु क्या है। और देखो मैं पहले बता दे रहा हूं कि ग्रुप डी के एग्जाम में, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो आप मैथ और रीजनिंग, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, ठीक। जब भी आप सिलेक्शन तक पहुंचोगे, क्योंकि 55 में से अगर आप 50 प्लस इसमें लिया है ना मैथ और रीजनिंग में मिला के, ठीक, तो 50 नंबर तो आपके यहीं हो गए। बचा क्या, ठीक, करंट अफेयर और जीएस, इसमें अगर आप यानी 25-30 के समथिंग भी लिया है, ठीक, तो आपका जो स्कोर बैठेगा वो 75 से 80 बैठ जाएगा, ठीक। रो स्कोर, ठीक, ये रो स्कोर है, ठीक। और नॉर्मलाइज में 5-6 नंबर और बढ़ सकते हैं, तो आप आराम से एक सीट पक्की कर लोगे। अगर आप इसमें ही 50 नंबर नहीं ले पाओगे मैथ रीजनिंग में 50 के आसपास, यानी कि अगर आप इसमें 40 लेकर के आ रहे हो, 40-35, तो बहुत टफ टास्क हो जाएगा आपके लिए सिलेक्शन लेना, क्योंकि करंट अफेयर जीएस में ज्यादा नंबर आप नहीं ला सकते, इस बात का भी ध्यान रखना है, कितना ही पढ़ लो, क्योंकि कुछ पता नहीं कि करंट अफेयर कहां से पूछ ले। देखो इसमें बोला है कि राखी अपनी बेटी शिखा से 20 साल बड़ी है, 6 साल बाद राखी की उम्र शिखा से दोगुनी हो जाएगी। देखो राखी और शिखा, ठीक है, मानो शिखा की उम्र हमने मान ली x, राखी जो है 20 साल बड़ी है, तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस 20। अब क्या बोला है इसने, 6 साल बाद राखी की उम्र शिखा से दोगुनी हो जाएगी। 6 साल बाद जब राखी की उम्र ये है x प्लस 20, अगर मैं इसमें 6 और जोड़ दूंगा तो x प्लस 26 हो जाएगी, यानी कि 6 साल बाद इसकी उम्र कितनी होगी, x प्लस 26, ठीक है। शिखा की उम्र भी 6 साल बाद क्या होगी, इसमें मैं 6 जोड़ दूंगा यानी x प्लस 6। अब क्या बोला है, यानी राखी की उम्र इससे शिखा से कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, तो दोगुनी हम कर देंगे ये इस प्रकार, ठीक है, यानी ये होगी दोगुनी। तो ये क्या बनेगी, यहां से इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन क्या करेंगे, हम सोल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यानी x प्लस 26 इक्वल टू 2x प्लस 2 छिक्का 12, ठीक है। देखो इधर x इधर 2x इधर क्या बचेगा, खाली एक x, 12 इधर आएगा, 26 में से 12 जाएंगे तो ये बचेगा 14, ठीक। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 14। अब क्या पूछा था उसने, राखी की वर्तमान आयु, तो राखी की वर्तमान आयु बतानी है, तो राखी की वर्तमान आयु क्या, x प्लस 20, तो इसमें अगर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा यानी 14 और 20 कितने होंगे, 34, तो राखी की उम्र कितनी है वर्तमान, 34, तो 34 दिया ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बढ़े आगे, बेहतरीन क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया है। और देखो ऐसी बात नहीं है, टाइम जो है सफिशियंट रहता है ग्रुप डी के एग्जाम में, 90 मिनट मिलती है, ठीक है। अगर आप मतलब आपका कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, अगर आप बेसिक से भी करोगे उसे, ठीक, यानी 1 मिनट भी दोगे उस क्वेश्चन को, तब भी आप कर ले जाओगे, ठीक। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, कीजिए। इसमें कह रहा है कि जब एक वस्तु को 425 रुपए में बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, हानि हो रही है उससे 15% की, यानी कोई भी वस्तु अपनापे में होती है 100%, अगर उसमें 15% की हानि हो रही है तो इसका मतलब 85%, यानी 85% में वो उसने अपनी वस्तु बेची है, तो इसका मतलब 85% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 425। हमें क्या बताना है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब वस्तु की जो वैल्यू थी एक्चुअल में जो कि 100%, तो 100% का हम क्या निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे बस। यहाँ से देखो ये कट सकता है कि ये अगर मैं इसे 17 से काटूं, 17 पंजे 85, तो 5% की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 17 दूनी 34, ठीक, फिर 8 बचेगा यानी 17 पंजे 85, यानी 5% की वैल्यू हमें निकालनी है, 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, ठीक है। दोनों तरफ जब हमने 20 से मल्टीप्लाई करी तो 20 पंजे 100, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 दूनी 50 यानी 500, तो ये आ गया वस्तु का क्रय मूल्य जो कि दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़े आगे। और देखो मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, लेकिन इस सेट में मैं जो करवाने वाला हूँ 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और 20 आपके लिए एनफ है, क्योंकि 25 क्वेश्चन करवाने से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन इज दी एनफ फॉर यू। तो फोर्थ क्वेश्चन कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि यानी 16,800 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद धनराशि क्या होगी।
ठीक है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10%, ठीक। तो हम इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी कैसे भी कीजिए। यानी 168 ये है हमारा अमाउंट। 10%, ठीक, चक्रवर्ती ब्याज 10% का मतलब देखो 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10, इस प्रकार से अगर हम निकालें, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, तो यहाँ से 10 और 10 20, ठीक। ये 2 जीरो खत्म, यहाँ क्या बचेगा 1 20 और 1 21। हालांकि ये चीज आपको पता होगी, तो इसका मतलब 21%। तो जो इंटरेस्ट है वो कितना है 21%, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 21%। तो हमें क्या बताना है, लेकिन धनराशि 2 वर्ष बाद क्या होगी, तो इसका मतलब 121% की हमें क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है, नहीं 121/100, ठीक है। तो इससे ज्यादा बेसिक में मैं नहीं जा सकता। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अब क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है बस। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। देखो हम इसे यूनिट डिजिट से तो नहीं कर सकते, क्योंकि चारों ऑप्शनों में लास्ट में 8 दिया है। अगर हम चाहें तो इसे सम ऑफ डिजिट से कर सकते हैं, जैसे 6 और 1 7 और 8 15, 15 का मतलब 5 और 1 6, तो इसका आया 6, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 6 चौक 24, 24 का मतलब 6, ठीक। तो 6 आना चाहिए सम ऑफ डिजिट। तो 3 और 2 5, 2 7 और 8 15, यानी 6 ये आ जाएगा, ठीक। 2 और 1 3, 2 5 3 8, 8 और 8 16, ये आएगा 7, ये नहीं हो सकता, ठीक। 3 और 2 5, 2 7 3 10, 8 और 1 9, ये भी नहीं हो सकता, ठीक। 2 और 2 4 3 7 2 9, ये 8, ये भी नहीं हो सकता। तो सम ऑफ डिजिट से कर लो, या आप इसकी सीधी मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी क्या आएगा हमारा, यानी ये आएगा 20 328, ठीक है। बढ़े आगे, करो पांचवा क्वेश्चन। देखो ये जो सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कुछ अलग हैं, आपको एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने में 35 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में 78 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन, खुद कर देखो एक बार इसे, ठीक है, करो एक बार खुद। देखो इसमें बोला है कि जो रेलगाड़ी है, जो पुल है 473 मीटर का है, उसे पार करने में उसने 35 सेकंड लिए, ठीक है। एक छोर को पार करने में, सॉरी, यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में 78 सेकंड लेती है, यानी कि पुल को पार करेगी तो 78 सेकंड लेती है, ठीक। तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। देखो रेलगाड़ी की लंबाई हमने मान ली डी, ठीक है, ये है इसकी लेंथ। तो जब सिग्नल को पार करेगी रेलगाड़ी, तो इसका मतलब वो अपनी लेंथ को पार करेगी, बस जो उसमें लंबाई होगी, दूरी होगी, वो रेलगाड़ी की खुद की जो दूरी है वो होगी, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। तो डी है, टाइम जो है वो 35 सेकंड ले रही है छोर को पार करने में, 35 सेकंड ये, तो ये यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इसका मतलब चाल आ गई किसकी, रेल की, ठीक। D/35। अब ये कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में 78 सेकंड लेती है, अगर रेलगाड़ी पुल को पार करेगी, इसका मतलब रेलगाड़ी खुद की लंबाई और जो पुल की लंबाई है वो ऐड हो जाएगी, तो टोटल जो दूरी बैठेगी वो क्या बैठेगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई है 473, ठीक, प्लस रेलगाड़ी की लंबाई हमने डी माना था ये, ठीक। तो ये होगी दूरी, और टाइम कितना दिया, यानी 78 सेकंड ले रही है वो जब पुल को पार कर रही है, ये 78। तो ये क्या है, चाल। तो चाल हमने यहां से निकाली थी, ये D/35 ही आ गई, बस। अब इसे सोल्व कर लो, तो यहां से डी की वैल्यू निकाल लेंगे, इसका मतलब रेलगाड़ी की हम लंबाई निकाल लेंगे। करो सोल्व। देखो 35 की मल्टीप्लाई इधर होगी, तो हमेशा ऐसे लिख लेते हैं, यानी 473 मल्टीप्लाई 35, ठीक, प्लस 35 डी इज इक्वल टू 78 डी, ठीक है। अब देखो 35 डी इधर जाएगा, तो इसका मतलब माइनस होएगा, तो इधर क्या बचेगा, यही बचेगा, नहीं 473 मल्टीप्लाई 35। अब 78 में से अगर मैं घटाऊंगा, 8 में से 5 जाएगा 3, 7 में से 3 जाएगा 4, तो 43 डी। तो हमें डी की वैल्यू निकालनी है, 43 जाएगा नीचे। तो देखो 43 से 473 कट सकता है कि 43 एकम 43, 4 यानी कट जाएगा। जब हम इसे काटेंगे तो यहाँ बचेगा 11 मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल टू डी, और 11 की हमें क्या करनी है इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो 5 और 3 8, ये नहीं हो सकता, 5 और 3 8, 5 और 3 8 ये हो सकता है, ठीक। 5 और 3 8 ये भी नहीं हो सकता, तो आप करके भी देख सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। यानी 11 पंजे 55, 11 3 33 और 5 38,
तो ये आएगा 385। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 385। देखो मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। जहां ऑप्शन की नीड होती है हमें क्वेश्चन यानी आंसर निकालने की, तो मैं ऑप्शन की भी सहायता लेता हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन को हम कितने तरीकों से कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन सोल्व करना होता है, हमें ये नहीं देखना होता कि किस तरीके से करना है, नहीं जल्दी से जल्दी हमें आंसर निकालना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन तो ऑप्शन की सहायता से हो जाते हैं, ठीक, यानी यूनिट डिजिट से या डिजिट ऑफ सम से, जिसे हम डिजिटल सम भी कहते हैं, ठीक है। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि फ्रैंकलिन रेस का पहला चक्कर 560 मील प्रति घंटे की गति से पूरा हुआ और दूसरा चक्कर 840 मील प्रति घंटे की गति से पूरा हुआ। सबसे पहले दोनों चक्रों की औसत गति। देखो दो स्पीड दे दी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है किसका? एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है S1, ठीक, यानी कि 2S1 इंटू S2, ठीक है। S1 का मतलब स्पीड 1, ये स्पीड 2, यहाँ S1 प्लस S2, ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम, ठीक। एवरेज स्पीड, अगर दो स्पीड हमें दी हुई है, वहां एवरेज स्पीड निकालनी है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, टोटल दूरी बटे टोटल समय, इस प्रकार भी निकाल सकते हो, यानी कि 2 इंटू 560 मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड है 840, ये अपॉन 560 प्लस 840 कर लो, बस ये सोल्व। अब क्या इसमें देखो, ऊपर तो ऐसे रहने दोगे, हम जोड़ेंगे जब, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 560 मल्टीप्लाई 840 अपॉन, और इन्हें जोड़ेंगे तो देखो 0, 6 4 10 की 0 हासिल 1, ठीक, 8 5 13 1 14, तो ये क्या आएगा 1400, यानी 2 0 से ये 2 0 खत्म हो जाएंगी, ठीक। 2 से ये खत्म हो जाएगा, 2 7 14, 7 से काटेंगे 7 8 56, 8 की इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 चौक 32 को 2 का हासिल 3, 8 8 64 और 3 67, यानी आएगा 672। तो 672 किसमें दिया है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। बढ़े आगे कीजिए। देखो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 4750 रुपए को 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 4 वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो ये इससे आसान नहीं हो सकता, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13%, ठीक, वर्ष दिए 4 यानी 13 चौका 52, तो 52% क्या होगा? उसका इंटरेस्ट होगा, ठीक, यानी 4750। ये हमें क्या निकालना? 4 वर्ष बाद कितनी धनराशि होगी, मतलब 52% तो इंटरेस्ट होगा, इसका मतलब 152% की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 152 अपॉन 100, बस 2 जीरो से 2 जीरो नहीं, सॉरी 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगी, ठीक। तो मल्टीप्लाई हमें करनी ही पड़ेगी, या इसे भी हम यूनिट डिजिट से कर सकते, यूनिट से नहीं, मतलब इसे हम कर सकते हैं सम ऑफ डिजिट से भी, इसे देखो कर सकते हैं। 7 2 9 ये 5 है, ठीक है, 7 2 9 3 7 कर सकते हैं इसे, देखो 7 4 11 यानी 2 5 7, ठीक, 5 और 1 6 2 8, नीचे क्या 10, इसका मतलब 1 है नीचे, ठीक है। तो 8 7 56, 56 मतलब 5 और 6 11 यानी कि 2, तो क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, ठीक, 2 आएगा, 7 2 9 इसमें आएगा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। आप चाहो तो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, यानी इसे सोल्व अगर आप करोगे, यानी कि 475 मल्टीप्लाई 152, ठीक, अपॉन 10, तो जब भी क्या आएगा हमारा? यही आएगा 7220। मैंने यहाँ कैसे कर दिया? सम ऑफ डिजिट से। अगर आप पर सम ऑफ डिजिट नहीं आता है तो आपको टेंशन नहीं करना है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि कैसे सम ऑफ डिजिट निकालते हैं। बढ़े आगे, 8वां क्वेश्चन ये रहा। इसमें कह रहा है कि 7 संख्या को औसत 145 है, एक संख्या को हटाने पर औसत वही रहता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार खुद सोल्व करके देखो, इसमें कलम चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसे विदाउट पेन भी कर सकते हैं, थोड़ा अगर आप इसे ध्यान से सोचोगे तो। देखो वैसे मैं करवाता हूं आपको। इसमें कह रहा है कि 7 संख्या को औसत 145 है, एक संख्या को हटाने पर औसत वही रहता है, ठीक, मतलब 7 संख्या जो है उनका औसत है 145। ये आ गया 7 संख्याओं का योगफल। एक संख्या हटा दी, बची 6 संख्या और औसत रहता वही, यानी जो एक संख्या हमने हटाई है वो x है मानो, ठीक, और जो 6 संख्या उनका औसत वही रहता है, यानी 145, तो बराबर होना चाहिए। जो संख्या हटाई है 6 संख्याओं को योगफल बराबर होना चाहिए ना 7 संख्या को योगफल के। तो बस अब यहाँ से
ये वाली संख्या निकाल सकते हैं, ये इधर जाएगा, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 145, ठीक, माइनस 6 मल्टीप्लाई 145, ये संख्या है जो भी है, ठीक। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखो 145 दोनों में, तो 145 ले लेंगे बाहर कॉमन, ठीक, 7 में 6 जाएगा 1, यानी 145 है ये, तो इसका मतलब 145 ही है वो संख्या जो है, ये आ गई, ठीक। अगर आप इसे देखो विदाउट पेन कैसे कर सकते थे, थोड़ा ध्यान से सोचो। जब इसने बोला है कि 7 संख्याओं का औसत दिया 145, एक संख्या हमने हटाई है, और जो 6 संख्या उनका औसत भी 145 है, तो इसका मतलब जो हटाई गई संख्या वो भी अपने आप में 145 रही होगी, क्योंकि अगर वो 145 नहीं होती तो एवरेज में कुछ ना कुछ तो चेंज आता ऊपर नीचे। अगर एवरेज में चेंज नहीं आया तो इसका मतलब वो संख्या एवरेज जो थी यानी 145 वही थी। बढ़े आगे करो। देखो इसमें कह रहा है कि रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य 660 रुपए से बढ़कर 825 रुपए हो गया, खपत का कितने प्रतिशत कम किया जाए कि रसोई गैस सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली धनराशि समान रहे, परसेंटेज में निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं है। देखो इसमें कह रहा है कि जो रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य है यानी प्राइस, ठीक है, प्राइस की अगर हम बात करें पहले 660 था, ये बढ़कर हो गया 825, ठीक, ये हो गया 825। अब हमें जो इसका कंजप्शन यानी खपत कम करना है, कितने परसेंट से कम करें ताकि एक्सपेंडिचर रहे हमारा सेम। देखो इसे आप एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत भी नहीं है इसमें, आप अगर आप इनका रेशो भी निकाल करोगे तब भी हमारा हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो रेशो निकाल लेते हैं, तो इसे हम काट सकते हैं, देखो 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 या 15, 1 16, 5 दूनी 10, ये आ गया 132। इसे अगर हम काटूंगा 5 से तो 5 एकम 5 और 5 छंग 30, 5 पंजे 25, ये 11 से भी कट सकता है, ठीक, 11 से काटते हैं, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये 11 एकम 11, 11 पंजे 55, देखो ये 3 से भी कट सकते हैं, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो इसका मतलब पहले 4 रेशो था मूल्य, बाद में बढ़ाकर कितना हो गया 5 हो गया, ठीक। ये क्या था हमारा प्राइस। अब जो एक्सपेंडिचर है, सॉरी एक्सपेंडिचर नहीं कंजम्पशन, हाँ, जो कंजम्पशन है इसका क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हमें जो खर्चा है वो क्या रखना है सेम रखना है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कंजम्पशन पहले 5 था तो कितने से कम हुआ 4 हो गया वो, तो ये 1 से कम हुआ है, 1 से वो कम हुआ है 5 पर, हमें निकालना परसेंटेज में, तो ये आ गया परसेंटेज में, तो यहां से क्या आ जाएगा 20%। तो देखो बिल्कुल मैंने बेसिक से बताया, इसमें कंसेप्ट भी आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो 20% किसमें दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। बढ़े आगे, बेहतरीन क्वेश्चन कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के बाद अर्जित ब्याज इतने रुपए है, तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक, 12% क्या दे दी दर दे दी, 5 साल यानी 12 पंजे 60, तो इंटरेस्ट कितना बैठेगा ब्याज 60%, तो 60% की वैल्यू ये दी है क्योंकि इसने बोला अर्जित ब्याज ये है, 60% की वैल्यू जो है वो है कितनी 5640। ये हमें क्या निकालना निवेश की धनराशि, मतलब धनराशि अपने आप में 100%, तो 100% की वैल्यू निकालनी है बस, तो निकाल सकते हैं। देखो 6 से कट जाएगा डायरेक्ट, यहाँ बचेगी 10% की वैल्यू, अगर मैं 6 से काटूंगा तो यानी 6 निम्मा 54, ठीक, 6 चौक 24, ये आ गई 10% की वैल्यू। हमें क्या निकालनी है 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम यहाँ मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे दोनों तरफ, ठीक। तो यहाँ जाएगा 10 दाम 100, तो 100% की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 9400, ठीक है 9400, तो दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। बढ़े आगे, देखो आपको खुद भी सोल्व करने हैं क्वेश्चनों को, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ मेरा सॉल्यूशन देखते रहना है एक मूवी की तरह, ठीक है। ये मैथ मतलब मैथ में आप जितना खुद से कलम चलाओगे उतना आपका परफेक्ट होएगा, इस बात का ध्यान रखना है। मैथ की एक खूबी होती है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपका इतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा मैथ। तो इसलिए आपको पहले खुद सोल्व करना है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है, तभी मतलब होगा प्रैक्टिस सेट लेने का, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में क्या देखा जाता है यानी सामने वाले की अप्रोच, ठीक, यानी मैं किस तरीके से सोल्व कर रहा हूं, आप किस तरीके से सोल्व कर रहे हो, बस यही देखना है, ठीक है। अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो मैं किस तरीके से क्वेश्चन को करता, अगर आप बैठे होते तो आप किस तरीके से करते, कीजिए, ठीक। वही सीखना है आपको, यानी अप्रोच सीखनी पड़ती है प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में ज्यादातर आप अगर यहाँ आए हो प्रैक्टिस सेट देखने, तो इसका मतलब आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है मैथ का पूरा, और आप पर कहीं ना कहीं सवाल भी आते हैं, बस आप किस अप्रोच से क्वेश्चन को करना है जल्दी से जल्दी एग्जाम में,
वो सीखना चाहते हैं, तो तभी आप प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं। ठीक, उसका मतलब वही होता है, तो वही सीखना है आपको। कीजिए 11वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल की कीमत उसकी लागत कीमत से 30% अधिक अंकित करता है। ठीक है, अपने माल को बिना लाभ हानि के आधार पर बेचने के लिए उसे कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। मतलब इसने कही है 30% अधिक अंकित किया, अब वो छूट देना चाहता है। छूट इस प्रकार देना चाहता है कि उसे कोई लाभ नहीं हो, ना ही कोई हानि हो। इसका मतलब अगर उसकी माल की कीमत 100 रुपए थी, तो उसने 30% बढ़ाकर कितनी कर दी, 130। अब वो 130 पर देगा छूट। ठीक, कितनी छूट देगा जिससे कि उसकी माल की कीमत वापस 100 रुपए हो जाए, तभी तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होगी। तो इसका मतलब उसे 30 की छूट देनी चाहिए, किस पर, 130 पर। ठीक, मल्टीप्लाई 100, नहीं, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये ऊपर हो जाएगा क्या 300 और नीचे क्या 13। ठीक, 13 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 13 दूनी 26, फिर 13 तीन 39, तो 23 पॉइंट करके कुछ आने वाला है। 23 पॉइंट कुछ करके ये रहा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा क्या सही। बढ़िया आगे, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। कीजिए 12वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि यदि आकाश किसी काम को 63 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, और दिशा उसी काम को 84 दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक, वे दोनों 12 दिनों तक 7 काम करते हैं और इसके बाद दिशा काम छोड़ देती है और आकाश बचा हुआ काम पूरा करता है, तो काम खत्म करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार खुद सोल्व करके देखो, फिर देखो मैं आपको बताता हूं। देखो इसमें क्या कह रहा है, आकाश कितने दिनों में कर रहा है, 63 दिनों में काम कर रहा है। नहीं, जो आकाश है वो कर रहा है 63 दिनों में काम पूरा। दिशा है 84 दिनों में, यानी दिशा कर रही है, दिशा काम पूरा करता है 84 दिनों में। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टोटल वर्क निकालेंगे। कैसे, एलसीएम लेकर के। तो जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 63 और 84 का, यानी 21 थी 63, 21 चौक 84। ठीक, 3 चौक 12, यानी ये आएगा 12 मल्टीप्लाई 21, ये आएगा। ठीक, 12 मल्टीप्लाई 21, ये आएगा टोटल वर्क। ठीक है, 12 कम 12, 12 दिन 24 और 25, तो 252 आएगा टोटल वर्क। ठीक है, तो यहां से फिर क्या निकाल सकते हैं इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, यानी कि जो टोटल वर्क है, जितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा, यानी 252 को 63 से, तो क्या आएगा, देखो 21 थी 63, यानी 4 आएगा, एक ही एफिशिएंसी आएगी 4। ठीक, 21 चौक 84, इसकी दिशा की आएगी एफिशिएंसी 3। ठीक है, अब देखो आप कर सकते हैं जो भी पूछा है इसने बोला वे दोनों 12 दिनों तक 7 काम करते हैं, 12 दिनों तक। ठीक, यानी 4 और 3 7, तो एक दिन में जो काम कंप्लीट हो रहा है वो हो रहा है 7। 12 दिनों तक उन्होंने किया 7 काम, यानी 12 सत्ते 84, तो 84 काम तो उन्होंने 7 मिलकर कर लिया। ठीक, तो बचा हुआ काम किसने किया, आकाश ने। देखो 252 काम है टोटल, 84 काम हो गया, अगर 252 में से मैं 84 घटाऊंगा, यानी कि 12 में से 4 जाएगा 8। ठीक, या 24 में से 8 जाएगा 16, तो 168 काम बचेगा, जिसे करता है आकाश। ठीक, तो आकाश, इसका मतलब आकाश की एफिशिएंसी 4, तो बचे हुए काम आकाश कितने दिनों में पूरा करेगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, यानी 42 दिनों में करेगा पूरा बचे हुए काम को। अब इसने पूछा था क्वेश्चन में, देखो बहुत बच्चे गलती क्या करेंगे, 42 देखेंगे ऑप्शन में, जो कि गलत है। इसने बोला टोटल दिनों की संख्या बतानी है। ठीक, यानी कि 7 दिन, 7 बोला था ना, सॉरी 12 दिन, 12 दिन उन्होंने मिलकर काम किया था। ठीक, 42 दिन में इसने काम किया है, तो 42 और 12 जब जोड़ेंगे तो आएगा 54, तो इसका मतलब 54 दिनों में कंप्लीट काम होगा। तो 54 किस में दिया है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया, बिल्कुल मैंने बेसिक से बताया है। ठीक, जिससे कि आपके समझ में आ जाए। चाहूं तो मैं इन्हें 20-20, 30-30 सेकंड में भी उड़ा सकता हूं इन क्वेश्चनों को, लेकिन मेरा मकसद क्या है, आपको समझाना, आपको सिखाना। कीजिए, देखो इसमें कह रहा है कि 20%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट है। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है बस। तो इसे आप कैसे कर सकते हैं, एक दिया 20, एक दिया है 5, ठीक, एक दिया है 2, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना तीनों का। पहला आप इन दोनों का निकाल लो, यानी 20 और 5 25, ठीक, माइनस 20 पंजे 100 अपॉन 100, तो यहां से क्या आएगा हमारा, 100 से 100 कट जाएगा एक, यानी 25 में से एक जाएगा 24, तो 24 आ गया ये। ठीक, तो 24 आ गया ये, तो 24 और 2, अब इन दोनों के निकाल लो। ठीक, सबसे बेटर तरीका होता है, यानी 24 और 2 26 माइनस 24 दूनी 48 अपॉन 100। ठीक, तो पॉइंट का लगेगा यहाँ, यानी कि 0.48। 26 में से जब 0.48 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 25.52।
तो एकल जो छूट आएगी वो आएगी 25.52%, जो कि दिया है ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में, यानी कि दो ऑप्शन यहाँ में सेम दे दिया है। ठीक है, ये तो आप कोई सा भी लगा सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे। हालांकि एग्जाम में आपको ये नहीं मिलेंगे कि मतलब दो ऑप्शन आपको सेम मिल जाए, एग्जाम में अलग अलग मिलेंगे, यहाँ तो मिसप्रिंट हो गया। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि यदि आसिमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करने में उसे लगभग कितने घंटे लगेंगे। ठीक, अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो 80 की स्पीड से 5 घंटे लग रहे हैं। अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, यानी स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यानी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, स्पीड कितनी है 80, टाइम कितना है 5 घंटे लग रहे हैं उसे, यानी 8 पंजे 40, तो 400, तो 400 आ गई उसकी दूरी। ठीक, 400 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि समान दूरी तय करने में उसे कितने घंटे लगेंगे 150 की स्पीड से। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हमें टाइम निकालना है, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस हमें मिल गई है कितनी 400। ठीक, जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए अब की बार 150। ये पूछा, यहाँ से टाइम निकालना, देखो 10 से 10 बचेगा 40, 40 अपॉन 15, इसे भी हम काट सकते हैं 5 से, यानी 5 अट्ठे 40, 5 से 15, तो 8/3 घंटे। पॉइंटों में दिया तो लिख सकते हैं, 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, देखो 3 दूनी 6, 2 यानी कि 2.67 अप्रोक्स आएगा। तो इतने घंटे लगेंगे, यानी कि 2.7 घंटे ये रहा, यानी ऑप्शन ए क्या है हमारा सही है। बढ़े आगे, करो 15 क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि वीर 1800 रुपए में 200 अमरूद खरीदता है। ठीक है, इनमें से कुछ अमरूद सड़े हुए होते हैं और उन्हें फेंक दिया जाता है। वह शेष अमरूदों को 14 रुपए प्रति अमरूद की दर से बेचता है और 230 रुपए का लाभ कमाता है। फेंके गए अमरूदों का प्रतिशत क्या है। बढ़िया क्वेश्चन, खुद सोल्व करके देखो एक बार। देखो बिल्कुल मैं इसे बेसिक से बताता हूं, जिससे कि आपको बिल्कुल आराम से मतलब सिंपल वे में समझ में आ जाए। 200 अमरूद थे हमारे पास, कितने 200, मैंने मान ली 200 में से एक्स अमरूद जो है वो है सड़े हुए। ठीक, तो इसका मतलब हमारे पास जो ठीक अमरूद बचेंगे वो कितने बचेंगे 200 माइनस एक्स, जो उसने फेंक दिए ये। अब इसने ये जो अमरूद है ये 14 रुपए प्रति दर के हिसाब से बेचे, यानी 14 रुपए का एक, इसका मतलब टोटल ये बेचे उसने इतने रुपए के, तो इसका मतलब जो इतने रुपए के बिकेंगे ये। ठीक, प्लस इसने कहा 230 रुपए का लाभ हो गया। 230 का लाभ कब होएगा, मतलब 1800 रुपए में टोटल अमरूद खरीदे थे। 1800 में 230 जोड़ूंगा तो 2030, इसका मतलब ये जो अमरूद बिके हैं ये 2030 के बराबर होने चाहिए, इतने रुपए के तो बिकेंगे ये। ठीक है, यही बोला, यहां से हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसे सोल्व कर सकते हैं, कितना सिंपल क्वेश्चन है। 14 की मल्टीप्लाई करूंगा, 14 दूनी 28, तो 2800 माइनस 14 एक्स इज इक्वल टू 2030। ठीक, देखो 14 एक्स जाएगा इधर, ये आएगा इधर, यानी कि 2800 में से क्या 1430 घटाएंगे, 1430 नहीं 2030, 2030, तो इधर क्या बचेगा 14 एक्स। देखो अगर 2030 जाएंगे यानी कि 770 बचने चाहिए, हाँ 770 ही बचेंगे, क्योंकि 30 और 70 2100, फिर 7 यानी 770 ये बचेंगे ना। हाँ 14 एक्स, 14 से डायरेक्ट कट जाएगा, कट जाना चाहिए, कट जाएगा, क्योंकि 2 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। ठीक, तो 14 पंजे 70, ठीक, फिर 14 पंजे 70, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 55 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब सड़े हुए अमरूदों की संख्या कितनी थी 55 थी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंटेज बताना हमें। ठीक है, सड़े हुए अमरूदों का। ठीक, तो बता सकते हैं 55 अमरूद क्या है सड़े हुए, 200 अमरूद में से मल्टीप्लाई 100, ये आ गया परसेंटेज में। ठीक, यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 55 को 2 से क्या करेंगे हम डिवाइड, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 27.5 आ जाएगा। तो 27.5% जो कि दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। बढ़िया आगे, बेहतरीन क्वेश्चन था। करो सोल्व क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या ये 8 से विभाज्य हो जाए। देखो 8 से विभाज्य हो जाए, लेकिन हमें बताना न्यूनतम मान।
8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि जो लास्ट की 3 संख्या वो 8 से कट जानी चाहिए हमारी, यानी लास्ट की 3 संख्या ये है 3x2, तो ये कट जानी चाहिए बस 8 से, तो इसका मतलब पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी बस। x की वैल्यू पुट कर करके देख लो, न्यूनतम मान बताना, सबसे पहले 0 पुट करो, अगर हम 0 पुट करेंगे तो 8 से डिविजिबल है क्या नहीं, 8 या 24 फिर 6, 8 7 56 नहीं, तो इसका मतलब 0 रखने से तो कुछ फायदा नहीं है, अगर हम 1 रख के देखें तो 312 हो जाएगा, तो 8 या 24 फिर 8 नहीं 72 ये कट जाएगा, 8 या 24 और 8 नहीं 72 39 बार, तो इसका मतलब 1 रखने पर ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। 17वां क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, P अपॉन क्यू प्लस आर ये दिया, ठीक है, यानी रेशो दिया हमें, और आर रेशो P प्लस क्यू 6:7, तो हमें निकालना क्यू अपॉन P प्लस आर। बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान समझना है, यानी P अपॉन क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर जो दिया है वो दिया है 2/5, यानी कि 2/5 ही है, ठीक है। अब आर अपॉन P प्लस क्यू जो दिया है हमें वो दिया 6/7, ठीक है। हमें क्या निकालना, क्यू अपॉन P प्लस आर, लेकिन अब थोड़ा ध्यान समझना, P क्यू आर, यहाँ भी P क्यू आर है, ठीक, अगर हमने जोड़े 2 और 5 7, यहाँ आ रहा है ये 7, ठीक है, यहाँ 7 6 ये आ रहा 13, तो इसका मतलब रेशो मेंटेन नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेशो को मेंटेन करेंगे, यानी कि बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 13 से, 13 7 91, इसमें मल्टीप्लाई कर दें 7 से, तो इधर भी 91 हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें रेशो को क्या करने की जरूरत है, मेंटेन। तो मेंटेन कैसे करेंगे हम, इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 13 से ऊपर नीचे, ठीक, कोई फर्क पड़ा नहीं, इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 7 से ऊपर नीचे, कोई फर्क पड़ा नहीं, ठीक है। बस अब करके देखो, देखो यहां से P अपॉन क्यू प्लस आर, इनका जो रेशो आएगा वो आएगा 13 दूनी 26, ठीक, और 13 पंजे 65 ये आ गया, और यहां से क्या आएगा, R अपॉन P प्लस क्यू, इनका रेशो जो आएगा 6 सत्ते 42, ठीक, और 7 सत्ते 49 ये आएगा, ये आ गया। अब इसे हमें क्या पूछा था, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, यानी क्यू अपॉन P प्लस आर, ये तो क्यों, देखो क्योंकि क्यों क्यों कैसे निकालेंगे हम, P की वैल्यू हमारे पास 26, ठीक है, यानी P की वैल्यू 26 है, ठीक, R की वैल्यू है 42, R की वैल्यू है 42, ठीक। अब देखो किसी में भी जैसे क्यू प्लस आर की वैल्यू है 65, ठीक, यहां से अगर मैं आर की वैल्यू कितनी 42, यानी कि देखो क्यू प्लस आर, ये जो है क्यू प्लस आर जो है 65 है, ठीक, और आर है हमारे पास 42 ये, ठीक, तो क्योंकि अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो 65 माइनस आर, यानी आर का मतलब माइनस 42, ठीक, 42 में घटाऊंगा तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 5 में 2 जाएगा 3, और 6 में से 4 जाएगा 2, तो 23 आ जाएगी, तो क्यू की वैल्यू कितनी आई 23, तो तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास बिल्कुल। तो बस अब इसे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, इसे हम रफ कर सकते हैं। क्यू की वैल्यू कितनी आई है 23 अपॉन P प्लस आर, P हमारे पास 26 और R 42, बस अब इसे सोल्व कर लो, तो यानी 23 अपॉन 26 और 42, यानी 6 और 2 8 और 4 और 2 6, 23 अपॉन 68, यानी 23 रेशो 68 आना चाहिए, जो कि दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। मैंने बिल्कुल बेसिक से इसका कंसेप्ट बता दिया कि आपको किस तरीके से करना है, चाहता तो मैं इसे 20 से 30 सेकंड में करवा सकता था, लेकिन मेरा कोई मतलब नहीं है ऐसा करवाने का, मतलब आपका समझ में आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से करवाया है, ठीक है। तो इस टाइप का भी अब कभी भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप इस तरीके से करिएगा, तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि एक दूध वाले के पास 15 लीटर का क्या है, ड्रम, जिसमें 9 लीटर दूध है, ठीक, उसने ड्रम को पानी से भर दिया और अब मिश्रण का ½ लीटर निकालता है, ठीक, निकाले गए मिश्रण में दूध की मात्रा वो भी किलोमीटर में क्या है, किलोमीटर में बतानी है, ठीक। तो बढ़िया क्वेश्चन, देखो 15 लीटर का उसके पास था ड्रम, 15 लीटर का, ठीक, 9 लीटर उसमें क्या है, यानी अगर मैं बात करूं मिल्क है उसमें 9 लीटर, ठीक, उसमें और बाकी उसने पानी से भर दिया, तो जो वाटर है तो 6 लीटर आएगा इसमें वाटर, सिंपल सी बात है, तो 6 लीटर वाटर आ गया। और मैं मिल्क और वाटर का रेशो निकालूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 से काट सकता हूँ, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो ये आ गया। अब इसने बोला ½ लीटर, ½ लीटर, ½ लीटर का मतलब 500 मिलीलीटर, ठीक,
500 मिलीलीटर होगा, हाफ लीटर का मतलब तो यही होगा ना। इसमें क्या बताना है हमें, दूध की मात्रा बतानी है। दूध कितना हमारा 3, ठीक, यानी 3/5, ये बस ओवरऑल कितना 3 और 2 5, ठीक है। हमें किसकी मात्रा बतानी है, सिर्फ दूध की, तो बस ये सोल्व कर सकते हैं। 5 से काटेंगे 100 या 300, तो इसका मतलब हाफ लीटर में 300 ml क्या है, मिल्क, ठीक, जो कि दिया ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कीजिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है कि पुस्तक का मुद्रित मूल्य, ठीक, 3900 रुपए है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। यदि वह फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। बढ़िया क्वेश्चन। देखो इसको आप करने के एक तरीका, और मैं हर तरीके से बता सकता हूँ। इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कभी भी आपको छूट भी दिया हो और लाभ भी हो, वहां पर मतलब छूट परसेंटेज हो और लाभ परसेंटेज हो, तो एक फॉर्मूला आप ध्यान रखना, सिंपल सा, CP/MP का, ठीक, यानी कि 100 माइनस ये क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज, 100 ये क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक। इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे, सीपी यानी कि क्रय मूल्य और एमपी, ठीक, यानी मार्क प्राइस, इनका क्या निकाल सकते हो, डायरेक्ट रेशो निकाल सकते हो, यानी CP/MP। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 10%, ठीक, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20%, तो 100 में से 10 जाएगा 90, ठीक, 100 में 20 जोड़ूंगा तो 120, तो यहां से क्या आ जाएगा, 9/12, ठीक। इसका मतलब ये आ जाएगा 3 और 4, तो 3 और 4 क्या आ गया, सीपी और एमपी का क्या आ गया, रेशो आ गया। अब क्या पूछा उसने, पुस्तक का क्रय मूल्य बताना। देखो मुद्रित मूल्य है, मुद्रित मूल्य में दिया है, यानी कि जो 4 है ये है हमारा मुद्रित मूल्य, यानी कि 4 की जो वैल्यू दी है वो कितने दिया, 3900। ये हमें क्या निकालना, क्रय मूल्य निकालना, यानी कि 3 की हमें वैल्यू निकालनी है। 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी 3900/4 मल्टीप्लाई 3, ठीक, 4 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 4 9 36, फिर 3 4 7 28 और 4 5 20, मल्टीप्लाई 3, 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 3 पंजे 15 को 5 का हासिल 1, 3 7 21 और 1 22 को 2 का हासिल 2, 3 9 27 2 29, तो आएगा 2925, ठीक है। तो 2925 दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अब बताना समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते या आपके ये फॉर्मूला ध्यान नहीं रहता, देखो मैं वैसे बता सकता हूँ आप किस तरीके से कर सकते थे, बिल्कुल बेसिक से। देखो 10% की दी छूट, यानी कि कोई भी वैल्यू उसके पास थी, मतलब उसकी वैल्यू थी 100 रुपए, उसने 10% की दी छूट, यानी 90 रुपए की, ठीक। छूट देने के बाद भी उसे क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ, ठीक। तो 20% का लाभ, यानी कि जो 90 है ये 20% के लाभ के साथ, अगर यहाँ से मैं क्रय मूल्य निकालूंगा तो यानी 120/100, ये आ जाएगा यहाँ से क्या, क्रय मूल्य। और मैं इसे देखो सोल्व करूंगा तो क्या आएगा यहाँ से, ठीक, यानी कि 900/12, 900/12, ठीक, कट जाएगा, 12 से कटना तो चाहिए, कट जाएगा उसे। 12 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, ठीक, 12 सत्ते 84, फिर 6 बचेगा, 12 पंजे 60, तो आ गया 75, ठीक है। और ये क्या था हमारा, मार्क प्राइस, ठीक है, यानी कि 100 क्या हमारा मुद्रित मूल्य और क्रय मूल्य क्या आ गया 75। अब भी आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक, मतलब मुद्रित मूल्य यानी 100 की वैल्यू दिया 3900, 75 की वैल्यू निकालनी है। जब 100 की वैल्यू 3900 दी है तो एक की वैल्यू आ जाएगी 39, 39 में मल्टीप्लाई करूंगा 75 से, तो जब भी क्या आएगा 2925 आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, मैंने दोनों आपको मेथड बता दिए। बढ़े लास्ट क्वेश्चन की तरफ, कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी करके देखो एक बार। देखो क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे हुए हैं, अगर कोई हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो वह इंग्लिश में रीड कर सकता है, ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश में। इसमें कह रहा है कि एक डिब्बे में कलम, पेंसिल और रबड़ का अनुपात दिया में 3:2:1, यदि कलम, पेंसिल और रबड़ का मूल्य क्रम से 3 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए है, ठीक है, डिब्बे पर खर्च की गई धनराशि 570 रुपए है, तो डिब्बे में कलम की संख्या ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, खुद सोल्व करके देखो एक बार, फिर देखो मैं करवाता हूँ। देखो कलम, पेंसिल और रबड़, यानी कलम को हमने माना के, पेंसिल को माना पी,
रबड़ को माना R, ठीक है। इनका क्या दिया है, कलम पेंसिल रबड़ का अनुपात, ठीक, यानी 3, 2 और 1, ये इनके संख्या का अनुपात दिया है, ठीक है। और इनका प्राइस, ये संख्या का अनुपात है ये, ठीक है। अगर इनका प्राइस यानी जो मूल्य है वो कितना दिया है, इसका 3 रुपए, इसका 2 रुपए, इसका भी 2 रुपए। तो यहां से अगर मैं निकालूंगा टोटल कितना आएगा, इसका 3 3 9, इसका 2 दूनी 4, इसका 2 एकम 2, और मैंने जोड़ूंगा 9 4 13 2 15, ठीक है। यानी कि 9 प्लस 4 प्लस 2 क्या आएगा, 9 4 13 2 15। तो जो 15 आया, ये टोटल धनराशि कितनी है, 570। तो 570 की वैल्यू है 15, ठीक। यानी 15 की वैल्यू क्या है, 570। तो हमें क्या निकालना, कलम की संख्या, कलम क्या के, इसकी संख्या निकालनी है, ये 3 की वैल्यू निकालनी है। देखो 15 की वैल्यू हमें दे दी है, 3 की वैल्यू क्या निकालनी है। तो दोनों को क्या कर दूंगा, 5 से डिवाइड। अगर जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 किया 15, यहाँ बचेगा 3, ठीक। इसे काटूंगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, सॉरी 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ठीक। तो फिर 5 चौक 20, तो क्या आएगा 114। तो जो कलम की संख्या है वो कितनी है, 114। तो 114 दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या है हमारा, सही है, ठीक है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। मैंने बोला था कि इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, लेकिन एग्जाम में आते हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके लिए एनफ है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि 25 क्वेश्चन की वीडियो थोड़ी लंबी बैठेगी, तो आपको मतलब बड़ा डिफिकल्ट टास्क लगेगा उन्हें करने में भी, ठीक है। तो अब बताना वीडियो कैसी लगी, और मैं सच बता रहा हूँ कि एग्जाम के ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, ठीक। डिसीजन हमारे फेवर, मतलब 10th के फेवर में आएगा, ठीक। हमारे नहीं, मतलब 10th या ITI, मैं तो किसी के फेवर में नहीं हूँ, ठीक। जिसके फेवर में आए बढ़िया है, लेकिन ये है कि 10th के अगर फेवर में डिसीजन आएगा तो बहुत बच्चे को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर ITI के फेवर में डिसीजन आएगा तो जिन्होंने स्पेशल ITI कर रखी है तो उनको ही फायदा होगा। और ITI वाले बच्चे चाह भी यही रहे हैं कि हमारे फेवर में डिसीजन आए, क्योंकि अगर उनके फेवर में डिसीजन आएगा तो ITI ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों ने कर रखी है, ठीक। यानी कि जो 10th कर रखे जिन्होंने, वो तो सबकी तैयारी कर रहे हैं, CGL CHSL, यानी बहुत बच्चे इसमें बैठेंगे। अगर ITI के फेवर में आएगा तो वो बहुत कहीं जो अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो हट जाएंगे, ठीक। तो इसलिए प्रभाव पड़ेगा। अब किसी के भी फेवर में आए डिसीजन, हालांकि जो लग रहा है कल की हियरिंग देखकर वो 10th के फेवर में लग रहा है कि 10th के फेवर में डिसीजन आ सकता है, ठीक। लेकिन अब अगर 10th के फेवर में डिसीजन आएगा तो जल्दी जल्दी एग्जाम भी होएगा। तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आप यहाँ से भी चूक गए ना तो फिर आप सरकारी नौकरी शायद नहीं ले पाओगे, क्योंकि ग्रुप डी का भी अगर आप एग्जाम नहीं निकाल पा रहे तो फिर किसका निकालोगे, ठीक। NTPC तो इससे भी हार्ड लेवल का होता है, SSC तो फिर NTPC से कहीं हार्ड लेवल का हो गया, ठीक। तो बचे क्या। और आपका आजकल जो दिल्ली पुलिस है, UP पुलिस की वैकेंसी है, उनमें भी ऐसा नहीं कि कंपटीशन कम है, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है। अब बताना वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।